मित्रों, आप सबका इस पत्रकार वार्ता में स्वागत है। इस कोरोना वायरस के दौर पार करने के बाद हम यहाँ पहुंचे हैं और मैं समझता हूं कि आप सब लोग कुशल होंगे। और सबसे पहले मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूं कि इस संकट के दौरान भी आपकी जो एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी थी, उस जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए आपने अपने कर्तव्य का पालन किया। सही जानकारी लोगों तक पहुंचाना और जल्दी पहुंचाना, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे सोशल मीडिया है, चाहे वो हमारा प्रिंट मीडिया है, उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और ये वायरस का दौर जब से चला है, बहुत सारे कंफ्यूजन के बीच में लोगों को रहना पड़ा। अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, जो सारी बातें केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार तय करती रही, आप समय पर उनको दो और आपका माध्यम लोगों के लिए बहुत मददगार रहा। और मैं समझता हूं कि इस अवसर पर मैं हिमाचल प्रदेश की जनता का भी आभार ना करूं, क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन एक सहयोग के रूप में रहा है। जो तय किया वो स्वीकार किया, संकट में भी, कठिनाई में भी रहे, लेकिन उसके बावजूद इस वायरस से हमने लड़ना है, मिलकर के लड़ना है, उसमें उन सबका बहुत बड़ा सहयोग मिला है। तभी जाकर के हम कुछ बेहतर करने की कोशिश में हम सफल रहे हैं। और आज के इस पत्रकार वार्ता में मैं ये भी कहना चाहूंगा, जो हमारे वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे कर्मचारी, हमारे पुलिस विभाग के कर्मचारी, होमगार्ड के हमारे कर्मचारी, जिन्होंने अपने जीवन को भी जोखिम में डाल करके बहुत बड़ा योगदान करता हूं। मित्रों, एक सब लोग विदित हैं, जब ये वायरस, हमारा भारत भी इस बात को लेकर के चिंतित था कि ये वायरस आएगा तो क्या करें। ये भी सच्चाई है, ना दुनिया में इस वायरस से लड़ने की तैयारी थी, ना हमारे देश में, ना हमारे प्रदेश में। और ऐसी परिस्थिति में मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। भले ही साधन की कमी रही होगी, सुविधाओं की कमी रही होगी, लेकिन उसके बावजूद एक मजबूत नेतृत्व जो भारत को उनके रूप में मिला है, उस नेतृत्व ने हौसला दिया इस लड़ाई को लड़ने के लिए। और जो उन्होंने कहा, जिस वक्त उन्होंने कहा, लोगों ने सहर्ष उसको स्वीकार किया, उसको पालन किया। स्वाभाविक रूप से जब ये वायरस का दौर हमारे देश में आया और हमारे प्रदेश में भी आया, तो निश्चित रूप से इस बात कि हमको स्वीकार करना होगा कि जो इस वायरस से लड़ने की जो चीजें थी, महत्वपूर्ण चीजें थी, उन तमाम चीजों के लिए अधिकांश रूप से हम चाइना पर, जहां से इस वायरस की शुरुआत हुई, उस पर आधारित है। मास्क की सप्लाई बड़े स्तर पर चाइना से ही, पीपी किट की सप्लाई पूरी तरह चाइना, वेंटिलेटर्स की सप्लाई उसमें भी चाइना के पास। चाइना में लॉकडाउन हो गया, परिस्थिति खराब हो गई, वायरस पहुंचते पहुंचते देश में पहुंचा, प्रदेश में पहुंचा। स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ी कठिनाई उस वक्त देश को पड़ी और प्रदेश को भी। बात को लेकर के प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं। किट हमारे बनती नहीं थी, बहुत कम बनती थी। इस देश में यूनिट खड़े 2 महीने में देश की
ज्यादा उपलब्धता हमारे पास आज मौजूद है। अपने पांव पर खड़े होना के दौरान खड़े होना, ये मुझे भारत को मिली है। जहां तक मित्रों हिमाचल प्रदेश की बात है, मैं आपके बीच में कुछ बातों का जिक्र करना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में एक परिस्थिति ऐसी आ गई थी जब हमारा कोरोना वायरस का सिर्फ एक मामला रह गया था। टोटल 40 मामले थे उस वक्त, और 40 मामले में से पॉजिटिव एक था, और उसकी भी संभावना ऐसी लग रही थी फर्स्ट वीक ऑफ मई। लेकिन इस बीच में एक बहुत आग्रह भी था और मुझे लगता था उसकी भी बहुत आवश्यकता भी है। हिमाचल के बहुत सारे लोग जो दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए थे, संकट में थे, परेशानी में थे, बच्चे पढ़ने के लिए गए थे, एक कमरे में जिंदगी बसर कर रहे थे, जिंदगी गुजार रहे थे। ऐसी परिस्थिति में एक मानवीय दृष्टिकोण यह आवश्यक था कि जहां पूरे देश भर में मामले बढ़ रहे हैं, हमारे हिमाचल के बच्चे अगर दूसरे प्रदेशों में फंसे हैं, जीवन पर संकट है और उनके जीवन की रक्षा करने का दायित्व यह भी हमारे ऊपर है। उनको वापस प्रदेश लाना यह बहुत आवश्यक था और हमने इसमें कोशिश की। हमने कोटा से बच्चे लाए, हमने दिल्ली से बच्चे लाए, हमने चंडीगढ़ ट्राई सिटी से बच्चे निकाले, हमने मुंबई से बच्चे लाए, हमने गोवा से बच्चे लाए, बेंगलोर से बच्चे लाए, और उनके साथ साथ में बहुत सारे ऐसे लोग तो जो हिमाचल के रहने वाले थे, किसी काम से, किसी व्यवसाय से, किसी नौकरी की वजह से, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में है चाहे प्राइवेट सेक्टर में है, दूसरे जगह पर दूसरे प्रदेशों में थे, वो भी घर आना चाहते थे। और स्वाभाविक रूप से जब इस प्रकार की परिस्थिति होती है, जब जीवन संकट में आदमी महसूस करता, तो उसकी एक भावना व्यक्त होती है कि मैं अपने परिवार के बीच में जाऊं, परिवार के बीच में रहूं, चाहे वो गरीब मजदूर है चाहे वो करोड़पति है, उसके मन की इच्छा होती है ऐसे संकट के दौरान मुझे अपने परिवार के साथ रहना है। जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई सभी चीफ मिनिस्टर्स की, तो चीफ मिनिस्टर्स की ओर से सबकी ओर से आग्रह था कि अब भले ही मामले बढ़ गए हैं, लेकिन तो सब लोगों को जो जहां जाता है उनको मदद करनी चाहिए। इस दृष्टि से हमने बहुत सारे लोगों को हिमाचल प्रदेश लाया, और ये जानते हुए भी हम कि जहां से वो लोग आ रहे हैं वहां से आने का मतलब यह है कि करोड़ मामले हिमाचल प्रदेश में बढ़ेंगे। मामले भी बढ़े, लेकिन फिर भी हमने व्यवस्था इतनी मजबूत की थी कि जो लोग आए उनको घर में नहीं भेजा, उनको घर वहीं पर ही उनको रोक करके रखा, और उसका परिणाम यह रहा कि कम्युनिटी स्प्रेड को रोकने में हम काफी हद तक, मैं कह सकता हूं काफी हद तक, कि मैं कह सकता हूं पूर्ण रूप से हम सफल हुए। हम 1,000 लोगों को दूर से लेकर के अपने घरों में पहुंचाए, और लगभग 6,115 लोगों को हम ट्रेन करके आए हैं। हमने लगभग 51 लाख रुपए खर्च किया। हमने बसों के माध्यम से, चाहूंगा जो डेथ रेट है हमारी स्टेट में 1.52% है, तो जिक्र कर रहा था। तो एक्टिव केस इस वक्त मैंने बताया कि 206 हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में बहुत जल्दी जो हमारा जिस तरह से हमारा रिकवरिंग रेट चल रहा है उसमें बहुत बेहतर हिमाचल प्रदेश में अब आने वाले समय में हो जाएगा। अभी जो लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4, और उसके बाद अब जो हमारा जो है वो अनलॉक फेज 1 शुरू हो गया है, और इसमें जो हमने जो एग्जाम्पशन दी है, कुछ कंसेशन जो पर्टिकुलरली हमने विशेष तौर से जो रिलैक्सेशन दी है,
वो आपके सामने है। मुझे लगता है कि उसकी डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, वो आप सब लोग जानते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस दौरान जो है जिस प्रकार से हमने काम किया, फोकस करके काम किया, सब काम छोड़ करके हमको लगता था कि प्राथमिकता नंबर 1 आज की तारीख में यही है, उसी पर काम किया। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा हमने ध्यान दिया भी नहीं। हमारे लिए हमारे प्रदेश के हर एक नागरिक का जीवन महत्वपूर्ण है और उस दृष्टि से हमारा फोकस था कि हर एक नागरिक के जीवन की हम रक्षा कर सकें ऐसे संकट के समय में, उस पर हम काम करते हुए फोकस किए हुए थे। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जहां तक एक सर्वे का जिसका जिक्र मैं कह सकता हूं, IANS सर्वे जो सी वोटर्स का सर्वे जो हुआ है, उसमें हिमाचल प्रदेश अच्छी परिस्थिति में रहा है। ओवरऑल 7th रैंक पे रहे हम। और उसके साथ साथ में मैं ये भी कह सकता हूं कि जहां पूरे देश भर में जो बीजेपी एनडीए रूलिंग स्टेट्स है, उसमें हिमाचल प्रदेश पहले नंबर पर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 6 बार वीडियो कॉन्फ्रेंस सभी चीफ मिनिस्टर के साथ की और जो हिमाचल के हमारे जो स्टेप्स उठाए गए थे उनकी चर्चा भी की। और यहां मुझे आप सबके बीच में ये कहने में कोई संकोच नहीं कि हिमाचल के कुछ अच्छे जो हमने जो कदम उठाए हैं, जिसमें ACF का जो पर्टिकुलर जो हम एक्टिव केस फाइंडिंग के लिए जो हमने प्रोसेस शुरू की थी, उस प्रोसेस को माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में कहा कि ये सभी प्रदेशों को करना चाहिए जो हिमाचल ने किया है। लेकिन उसके बावजूद भी हम इस बात से सहमत हैं कि परफेक्शन कैन नॉट बी अचीव्ड, मतलब कहीं न कहीं काम करते हुए कमी छूट जाती है, रह जाती है, त्रुटियां भी, उससे सीखने को भी बहुत कुछ मिला है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, विशेष तौर से जब प्रदेश इतने बड़े संकट के दौर में से गुजर रहा है, कुछ मित्रों को हमने इस बात के लिए कहा कि भाई इस वक्त हमको इस वायरस से लड़ने दीजिए, आप सबसे लड़ लेंगे, बाद में लड़ लेंगे, हम लड़ लेंगे। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ इस दौरान भी राजनीति ही की, राजनीति के सिवाय और कुछ नहीं किया। और बड़ी दिलचस्प बात तो यह है कि उस दल के जो विपक्ष का दल है हमारा, जमीन पर किसी को मदद करते हमने उनको कहीं नहीं देखा। लेकिन 12 करोड़ रुपए का बिल जो है केंद्र को अपनी पार्टी को भेज दिया कि ये पैसा हमको दिया, हमने इतना पैसा हिमाचल प्रदेश में खर्च कर दिया है और हमने इतने मास्क बांट दिए हैं, हमने इतने सैनिटाइजर बांट दिए हैं, हमने इतनी पीपी किट दी है। और मैं तो ढूंढ रहा था हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों की, भाई मुझे भी वो पीपी किट देखनी है जो उन्होंने सप्लाई की है। आखिरकार वो क्या संदेश देना चाहते हैं कि केंद्र से वो पैसा पूरी पार्टी से लेकर के कहां इस्तेमाल करना चाहते हैं? 12 करोड़ रुपए का बिल कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट की ओर से अपनी पार्टी हाईकमान को भेजा जाता है कि ये पैसा हम खर्च कर चुके हैं हिमाचल प्रदेश में। वो लीक हो गया, मीडिया के माध्यम से हमको कहीं मिला, सोशल मीडिया के माध्यम से। और इसलिए मित्रों, सबसे बड़ी बात, हम अनावश्यक रूप से, देखिए आप सबसे भी नहीं मिले, हम कहीं दूसरी जगह नहीं गए, राजनीति की बात नहीं कही, इसलिए नहीं कही, ये दौर उस काम के लिए नहीं है। ये दौर किसी और काम के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो कोरोना के खिलाफ लड़ाई एकजुट होकर के लड़ने की। लेकिन हमारे मित्र जो है वो इसी चीज को लेकर के करते रहे। आजकल सब जगह जाकर के शोर डालने की हम आंदोलन करेंगे, नीचे तक करेंगे। अरे जहां तक करना करिए, मैं उसमें कोई परवाह ही नहीं करता। हम पर आरोप लगाया था विधानसभा के अंदर और कहा था कि पटवारी की भर्ती में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और माननीय हाईकोर्ट ने आदेश दिए सीबीआई को, इसको सीबीआई इसकी जांच करे।
हमने कहा हम तैयार हैं। और विपक्ष के नेता उछल उछल करके वहां विधानसभा के अंदर इस बात का जिक्र करते रहे कि महकमा आपके पास है। मैंने कहा हाँ मेरे पास है, आप चिंता मत करिए। और मैंने उस वक्त एक बात कही थी कि मामला सब जूडियस है, इसलिए माननीय सदन में यह चर्चा करना उचित नहीं है। और दूसरा, मामले की जांच हो रही है, इसकी जांच निष्पक्ष रूप से होने दीजिए। जांच हुई, सीबीआई की रिपोर्ट हाई कोर्ट में सबमिट हुई और रिपोर्ट सबमिट होने के बाद हाई कोर्ट ने जो पिटीशन की थी उसको खारिज कर दिया और एक भी उसमें अनियमितता नहीं पाई गई। अब क्या कह रहे हैं विपक्ष के नेता को? विपक्षी भूमिका है, मैं उस भूमिका को निभाने के लिए मैं कहता हूं आप निभाइए उसको। लेकिन हर जगह इस प्रकार से बेतुकी जिस प्रकार की बातें कहना कि घोटाला हो गया पटवारियों की भर्ती में, आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया। मैं उनसे जानना चाहता हूं इस बारे में उनको अब क्या क्या है, कोई जवाब नहीं है उनके पास। और आजकल जहां तक खास तौर से इस कोरोना के दौर में जब हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, वो इसमें भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैंने एक दिन भी कही, पहले भी यही बात कही, आज भी एक बात कर रहा हूं, कतई भी गुंजाइश नहीं है। और इस दौरान कोई भी आदमी अगर इस तरह की इसमें भ्रष्टाचार की कोई कोशिश करेगा, इससे बड़ा पाप कोई दूसरा हो नहीं सकता है। मैंने अधिकारियों को भी इस बात को स्पष्ट कहा है, किसी भी स्तर पर जो है चीज जो है वो कहीं भी अगर कोई गलत होगा तो वो बर्दाश्त के योग्य नहीं होगी। सैनिटाइजर का मामला आया, इससे पहले कि सैनिटाइजर की पेमेंट होती वो बढ़ता, उसको ज्यादा लोग उसका इस्तेमाल करते, उससे पहले ही मामला दर्ज किया गया और एक सुप्रिटेंडेंट को सस्पेंड किया गया, 3 लोगों को चार्जशीट किया गया है, एक्शन लिया गया, विजिलेंस में एफआईआर दर्ज की। कोई गुंजाइश नहीं, बड़ा साफ कहना चाहता हूं मैं। क्योंकि कुछ लोगों की ऐसी परिस्थिति में मानसिकता होती, ये दौर है कुछ करने का, कुछ ऐसा करने का, वो गलतफहमी में, बड़ा साफ कहना चाहता हूं, वो गलतफहमी में, और इस गलतफहमी को उनको निकाल देना। कोई गुंजाइश नहीं होगा, कहीं भी मिलेगा, कोई भी मिलेगा, अगर इस दौरान कोई गलत कर तो बख्शा नहीं जाएगा। बड़ी साफ बात है। एक मामला और आया पीपी किट का, और उस पीपी किट के मामले को लेकर के जहां तक सरकार की जो परचेज की है, प्रोक्योरमेंट की बात है, उसमें कोई भी अनियमितता नहीं है। मामला 2 लोगों के बीच में है। और जब 2 लोगों की जो है वो जो कन्वर्सेशन, जो आपस में बातचीत जो है, जो वायरल हुई, एक ऑडियो जो लोगों के बीच में घूम रहा था, जिस क्षण वो हमको पता लगा, दूसरे क्षण हमने जो है उस पर कार्रवाई करने के लिए आदेश किया, एफआईआर दर्ज की। और उसी दिन डायरेक्टर हेल्थ को, मेरे विभाग के हेल्थ डिपार्टमेंट के एक अधिकारी का, उसमें हमने सुना कि हमको लग रहा है ये सारा मामला ठीक नहीं है, कार्रवाई की। यह हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अन्यथा ये कार्रवाई वही कर सकता है जो अपने आप में साफ है और पारदर्शिता के साथ काम करने वाला आदमी है, वही कर सकता है। अगर इस तरह की परिस्थिति नहीं होती, डायरेक्टर हेल्थ को कोई नहीं पकड़ सकता, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का सवाल ही पैदा ना होता। मामला विजिलेंस में चल रहा है, इंक्वायरी हुई है, सस्पेंशन उसकी हो गई, उनको गिरफ्तार करने के बाद वो रिमांड पर रहे। आगे की जांच का हम इंतजार कर रहे, जांच की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। अगली कार्यवाही जो होनी है वो कानून के आधार पर होगी।
लेकिन हमने बड़ा साफ कहा, हालांकि उसी महीने रिटायर होने वाले थे, लेकिन उसके बावजूद हमने कहा कि इसमें दया की कोई गुंजाइश नहीं। हमने साफ कहा कि जो इस दौरान जहां हमको लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई से भी योगदान दिया, मदद की, इस वायरस को रोकना है, लोगों की जान बचानी है, हमारे से इतना कर सहयोग आप तक पहुंच सकता है, हम यही सहयोग पहुंचाने के लिए आपके बीच में हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कोई आदमी इस प्रकार से करे तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। कार्रवाई की जो कार्रवाई हम कर सकते थे, इससे बेहतर या इससे अलग तरह की कार्रवाई कोई दूसरी संभव ही नहीं थी। मित्रों, वो हुआ और आने वाले समय में आपको मालूम पड़ जाएगा उस सारे विषय को लेकर के उसका परिणाम जब आएगा, जब रिपोर्ट आएगी तो आपको जानकारी मिलेगी। अब उसके पश्चात आगे बढ़कर के एक पराकाष्ठा कर दी राजनीतिक दृष्टि से कुछ लोगों ने। एक तो उनकी पार्टी के बारे में मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं, क्योंकि वहां प्रतिस्पर्धा चली हुई है। एक नेता आता है, उसका मेमोरेंडम अलग से होता है, दूसरा आता है, उसका मेमोरेंडम अलग होता है, तीसरा आता है, उनका मेमोरेंडम अलग से होता है। वो उनकी पार्टी का विषय, उस पर मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। तीसरा विषय जो है आगे बढ़कर के, वो विषय पिछले कुछ दिनों से एक पत्र आया, गुमनाम पत्र आया, जिस पत्र में जिक्र किया गया है कि वो परचेज हुई है, क्या बोलते हैं उसको, वेंटिलेटर। और वेंटिलेटर की जो परचेज हुई है, उस परचेज में लेटर है कि उसमें बड़ा घोटाला हुआ है। 3.5 लाख रुपए का वेंटिलेटर 10 लाख रुपए में। और जिसने वो पत्र, अगर उसमें हिम्मत होती तो अपना नाम लिखता, पता लिखता। और क्या है, मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। जब हमने सब विजिलेंस को बोला, सीआईडी को बोला, डीजीपी को बोला, हमने कहा ये संस्था कहां है, इसको ढूंढो, कहीं नहीं मिली, साइन किया नहीं है, पता कुछ नहीं है, एनोनिमस है। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी साझा करना चाहता हूं कि हर रोज मुझे 5-7 पत्र ऐसे मिलते हैं जिसमें नाम और पता नहीं होता है। अपना स्कोर सेटल करने के लिए भेजे जाते हैं किसी अधिकारी के खिलाफ, किसी नेता के खिलाफ, किसी के खिलाफ, किसी संस्था के खिलाफ। क्या वो सभी का हमको उस तरह से कॉग्निजेंस लेना है क्या? जब जिस आदमी में हिम्मत ही नहीं है कि वो अपना नाम और पता बता सके, तो समझ लेना चाहिए कि ये सही बात नहीं है। मुझे अफसोस है उसके बावजूद भी कुछ मीडिया ने उसके बावजूद भी इसको प्रकाशित किया है। जबकि मेरे हिसाब से इस प्रकार के पत्र जो बिना एड्रेस के, बिना पते के आते हैं, उनको छापना चाहिए, नहीं छापना चाहिए, मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं। और आजकल वो कांग्रेस के लोग इस सारे पत्र को लेकर के, चिट्ठी को लेकर के, सीपीएम के लोग सब मिलकर के जो है राज्यपाल महोदय जी के पास जा रहे हैं। और राज्यपाल महोदय जी के पास जाकर के कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देना चाहिए। हम उन कांग्रेस के मित्रों को हम कहना चाहते हैं कि मदद करिए, अगर ये आदमी आपको मिल जाए, अगर आपके ही बीच में है तो ले आओ, नाम और पते के साथ लाओ तो सही। हम यहां हैं, हम सामना करने के लिए तैयार हैं। और जिस वेंटिलेटर की बात करें, उस वेंटिलेटर के बारे में मैं टेक्निकल चीज में धीमान जी को बोलूंगा, क्योंकि वो टेक्निकल चीज के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, जो हमने 9,19,000 रुपए में खरीदा, आज भी अगर जैम पोर्टल में जाएंगे तो उसकी कीमत 10,30,000 है। इस मार्च को भी 1 मिनट में मैं चाहूंगा कि इसका टेक्निकल पार्ट आपके पास है, डिटेल इसकी
टेक्निकल पार्ट के लिए मैं बोलूंगा धीमान जी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, फिर मैं बाद में अपनी बात पूरी करूँ। ये जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा वेंटिलेटर का ओवरऑल प्रदेश में बहुत शॉर्टेज था। आप सभी बात में आप भी लिखते रहे, अभी लिखते हैं आपको फैमिली में कोई वेंटिलेटर नहीं है। तो सरकार के स्तर पर वेंटिलेटर क्रय करने के लिए निर्णय हुआ कि वेंटिलेटर ड्यू डिलिजेंस के बाद वेंटिलेटर क्रय किया जाएगा। तो 28 तारीख को डायरेक्टरेट हेल्थ में टेक्निकल कमेटी गठन हुई, जो एक्सपर्ट्स थे, डॉक्टर थे, जिनको इसका ज्ञान था। उन्होंने इसकी स्पेसिफिकेशन फाइनल की और कौन सा वेंटिलेटर कोविड पेशेंट की मैनेजमेंट के लिए जरूरी है उस टाइप का उन्हें प्रोटोकॉल टेक्निकल तय किया। उन्होंने कहा कि ऐसा वेंटिलेटर जो अडल्ट्स और बच्चों के लिए, अडल्ट्स के लिए और न्यू बॉर्न के लिए, सभी के लिए रिक्वायरमेंट को मीट करता है। ऐसा हमें सारे फीचर से एडवांस्ड आईसीयू वेंटिलेटर ही चाहिए होगा जो कोविड पेशेंट के लिए जरूरी होगा। तो उसके लिए उन्होंने टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बना के उसके बाद डायरेक्टर लेवल पे हाई लेवल परचेज कमेटी हेडेड बाय जॉइंट डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज गठित हुई। उन्होंने जब ये वेंटिलेटर की ऐसे वेंटिलेटर की तलाश शुरू की, जैसे मैंने पहले ही प्रेस नोट में लिखा था कि जेम पे उन्होंने उसका प्राइस मेरा पता किया। उस वक्त 30 तारीख को जो प्राइस जेम पे उसका है, उसका प्रिंट भी हमारे पास है, वो उसमें सेव्ड रहता है जेम पोर्टल में, कभी भी आप निकाल सकते हैं। तो उसकी कीमत 9,90,000 थी। तो क्योंकि हमें वेंटिलेटर कई जिलों में 10 के 10 जिलों में एक ही वेंटिलेटर इनके जिला अस्पतालों में, और सरकार में डेली वीसी होती थी वास्तव जिलों के साथ, और उनको बहुत चिंता होती थी वेंटिलेटर नहीं है, पेशेंट की तरह क्या करेंगे। तो जो कि कमेटी ने फिर जिस व्यक्ति का, जिस मैन्युफैक्चरर का वो प्रोडक्ट जैम पे लोड था, उससे पूछा कि हमें 10 वेंटिलेटर तुरंत चाहिए, आप कितने समय में देंगे। तो उसने कहा कि और रेट पे क्या कोई डिस्काउंट देंगे या नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि उड़ीसा गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन ने, हमने अभी 20 तारीख को एक वेंटिलेटर सप्लाई किया 9,19,000 में, तो हम आपको 9,19,000 में अगले 15 दिन में वेंटिलेटर सप्लाई कर देंगे। और सेम वेंटिलेटर का जो उड़ीसा का ऑर्डर था, इन्होंने अध्ययन किया, उसकी स्पेसिफिकेशन जैम से मैच की, जो इनकी अपनी रिक्वायरमेंट थी उससे मैच की। उसके बाद इन्होंने ऑर्डर प्लेस किया। वेंटिलेटर हमारे पास 15 अप्रैल के आसपास आ गए, और बाकी उसके बाद 3 वेंटिलेटर के बाद आए। जब ये मामला उठा, जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा, एनोनिमस लेटर आया, मीडिया में सर्कुलेट हुआ, छपा भी, और हमारे पास भी, हमने भी कॉपी प्रिकोर की। तो हमने उस जो ये मैन्युफैक्चरर है डायरेक्टर ने उनके साथ पत्राचार किया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उनके साथ पत्राचार किया। और पत्राचार किया तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल झूठ बात है। उन्होंने लिखे भेजा, मैन्युफैक्चरर की मेल हमें आई है डायरेक्टरेट को, उन्होंने मेल में आपको शेयर करूंगा आप सबके साथ। उन्होंने लिखा कि ये जो आपका वेंटिलेटर है, ये हरियाणा गवर्नमेंट ने भी उसके बाद 20 तारीख को, 20 अप्रैल को हरियाणा गवर्नमेंट ने भी ऑर्डर प्लेस किया है, और उसकी जो कीमत है 16 अप्रैल को हरियाणा गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया 10,30,000 के आसपास, और टैक्स मिला के हमारा भी उसी कॉस्ट पे आता है, हमारे समान ही लगभग रेट मिलता है। ये हरियाणा गवर्नमेंट जो लिया है, वो 16 अप्रैल को लिया हमारे पास, तो वो भी हमने इनवॉइस मंगाई है, हमारे पास इनवॉइस मंगाई है। और उसके बाद जो 30 तारीख है, 30 तारीख को जैम पे जो अभी कल परसों का जो जैम का रेट है, वो भी 10,30,000 है। तो वो भी हमने प्रिंट जैम से लिया, आप भी देख सकते हैं, कोई पब्लिक में देख सकते हैं, जैम के पोर्टल में सेव रहता है 30 का रेट। आज की डेट में भी वो उसी रेट पे अवेलेबल है, जो 10,30,000 के आसपास। और इस कंपनी ने स्पष्ट किया है कि ये जो वेंटिलेटर के बारे में जो मेल में लिखा गया है एनोनिमस लेटर में, ये सरासर झूठ है। ये उन्होंने कहा कि ये जो वेंटिलेटर हमने आपको दिया है, ये आईसीयू वेंटिलेटर है, मैं पहले कहा अडल्ट, बच्चों और न्यू बॉर्न की रिक्वायरमेंट को मीट करता है, एडवांस्ड आईसीयू वेंटिलेटर है। जबकि जो ये बिल लगा है साथ में, मैं इसको आपको पढ़ के सुना देता हूँ थोड़ा सा। उन्होंने लिखा है कि ये जो 2.5 लाख की बात हो रही है किसी हरियाणा के हॉस्पिटल के लिए, ये वेंटिलेटर प्रयोग में लाने वाला नहीं है। ये एक डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट के तौर पर हमने कंपनी को ट्रांसफर किया था, सिक्योरिटी अगेंस्ट 2.5 लाख उसकी सिक्योरिटी थी। ये फंक्शनल वेंटिलेटर नहीं था, ये किसी हॉस्पिटल को बेचा नहीं जा सकता था, ये एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए था, मार्केटिंग के लिए उन्होंने रखा था हॉस्पिटल में। और उन्होंने लिखा है कि दिस यूनिट इज इशू टू अवर डीलर only for demonstration purpose, not to be sold। आगे लिखा यूनिट इज नॉट फॉर सेल टू कस्टमर्स। दिस प्राइस जो इसमें लिखा हुआ है, केवल इट इज जस्ट ए सिक्योरिटी अमाउंट जो डीलर बाद में रिटर्न कर देता है जब वो इसको वापस करता है, ये पब्लिक के यूज के लिए नहीं है। और जो हमने आपको वेंटिलेटर दिया है, वो जो ये एडवांस वेंटिलेटर है अडल्ट पेडियाट्रिक पेशेंट के यूज करने के लिए, इसलिए ये रेट हमारा जैम में लिखा है, आज भी कोई रेट है जो आपको पहले दिया है। सो इसलिए ये एनोनिमस लेटर सरासर झूठ, तथ्य पर आधारित ना होके केवल एक शरारतपूर्ण चिट्ठी थी, जिसने एक सबको मीडिया में पब्लिक को गुमराह करने की कोशिश की है। मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि हेल्थ डिपार्टमेंट में माननीय मुख्यमंत्री से लेकर आशा वर्कर तक सभी ने 3 महीने तक लगातार
लगन के साथ काम किया है। प्रदेश की जनता को सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, पेशेंट की बेटर मैनेजमेंट के लिए, पेशेंट की क्वारंटाइन के लिए, पॉजिटिव केसेस के मैनेजमेंट के लिए, चाहे वो सर्वेलेंस का मामला हो, सारे मामलों में प्रदेश का भारत सरकार स्तर पे तारीफ हुई है। और आज हमारे प्रदेश की स्थिति बाकी राज्यों से काफी अच्छी है। और आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा 144 केस अगले एक हफ्ते में हमारे डिस्चार्ज होंगे। हमारी जो रिकवरी रेट है वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री होगी। और सारी व्यवस्था में मैं यही कहना चाहूंगा कि वेंटिलेटर प्रक्रिया में जो बेल मैन्युफैक्चर की है वो आपको हम दे देंगे। फिर भी माननीय मुख्यमंत्री के आदेशानुसार हमने एक कमेटी गठित की है, उनको कहा है कि इस सारे विषय को और जानकारी लें और इस मैन्युफैक्चर से भी और तय तक जाए, वो सारी रिपोर्ट भी आपको उपलब्ध कराएंगे। किंतु ये बिल्कुल ही तथ्यों पर आधारित बात नहीं है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। देखिए बात कितनी है, सरल भाषा में बोलूं मैं अपनी बात। हम वेंटिलेटर, उस वेंटिलेटर की बात कर रहे हैं जो आदमी के जीवन को बचाता है। वो वेंटिलेटर उसकी बात कर रहे हैं जो डब्बा है, जो सिर्फ डिस्प्ले के लिए बाहर लगाया जाता है, उसकी कीमत का जिक्र कर रहे हैं। और उसके बाद वो भी कहा हमने कि इसको हम जो है इसकी जो जब उसको वापस करते हैं, जब नया उनका मॉडल आता है डिस्प्ले के लिए दूसरा जाता है, तो वो डब्बा पुराने वाला जो है वापस करते हैं, तो उसका वो 2.5 लाख रुपए की सिक्योरिटी भी हम वापस करते हैं। कहीं तो इस्तेमाल करो, उनको मैं कहना चाहता हूं। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं उनको, थोड़ा सब्र रखें, संयम रखें। बहुत जल्दबाजी में चीजों को इतना इस तरह से निष्कर्ष पर पहुंचने की परिस्थिति में कि उनको लगता है कि ये करने से हमको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। अगर लोकतंत्र में उनको बोलने की आजादी है, वो हमें भी है। जब हम उनका अपना पक्ष रखेंगे लोगों के बीच में, तो जग हंसाई होगी उन लोगों की। हम उस वेंटिलेटर की बात कर रहे हैं जो आदमी की जिंदगी को बचाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है, खासतौर इस वायरस के दौरान। और वो उस वेंटिलेटर की कीमत की बात कर रहे हैं जो वेंटिलेटर जो है हॉस्पिटल से बाहर, इंस्टीट्यूशन से बाहर कहीं डिस्प्ले के लिए लगाया जाता है, सिर्फ बाहर का डब्बा होता है। कितना अंतर है। तो इस बात को मुझे लगता है कि और समझने की और समझाने की आवश्यकता थी, इसलिए हमने आपके बीच में इस बात को बात कही है। और मित्रों, मैं आपके बीच में ये भी बात कहना चाहता हूं, और हम आपसे भी चाहते हैं कि अगर कहीं भी अगर आपको लगता है कि, और उनको भी कहना चाहता हूं, विपक्ष को भी इस बात को कहना चाहता हूं कि अगर सही बात आपकी होगी, हम उस बात में जांच करने के लिए तैयार हैं। कतई भी परहेज नहीं करेंगे, कतई भी नहीं करेंगे। और इसलिए हमने तय किया है कि जो एनोनिमस लेटर आया है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे, मानहानि का भी और क्रिमिनल केस भी साथ में करेंगे। और जो फॉर्जरी जिस प्रकार से उनने वो करने की कोशिश की है, वो सारी चीज को लेकर के हम कोशिश कर रहे हैं तह तक पहुंचने की। चाहे वो आदमी कहीं भी हो, कोशिश तो ये करेंगे कि पताल से भी उसको ढूंढ लाएंगे। अगर आप सब मदद करें हमारी, तो मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करूंगा। कहीं आपको वो मिल जाए, कहीं किसी रूप में मिल जाए। क्योंकि जिस भावना के साथ हम इस वक्त काम कर रहे हैं, जिस भावना के साथ हम काम कर रहे हैं, देखिए उस भावना का सम्मान जो है वो मैं मानता हूं कि सबसे उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन कम से कम जो हकीकत है, सच्चाई है, उसको जो है उसको देखते हुए उसको समझने की आवश्यकता है। जहां तक बाकी सारी चीजों को लेकर के मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। जहां तक पीपी किट के बारे में भी उन्होंने बात कही है, पीपी किट की प्रोक्योरमेंट में अभी तक जो हमने सारा रिकॉर्ड देखा है उसमें कोई अनियमितता नहीं पाई गई। लेकिन जो दो लोगों के बीच में जो कन्वर्सेशन है, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए हमने जो बेस्ट पॉसिबल एक्शन ले सकते थे वो हमने लिया है। और वो एक्शन तभी लिया जा सकता जब आदमी अपने आप साफ हो। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अब हमने व्यवस्था कर दी, हमने पारदर्शी तरीके से टेंडर करके रखा है। और टेंडर इसलिए किया है ताकि क्वालिटी और क्वालिटी के साथ साथ में रेट में जो है वो ठीक जेन्युइननेस उसमें रहे हमेशा, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए। और टेंडर के रेट में भी वो बहुत सस्ते रेट पर हमको जो है उसमें टेंडर हुआ है। और उसमें कितना 500 टैक्स मिलाकर 570 के लगभग 570 के लगभग जो है वो पीपी किट मिलने की
लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, हम वहां से भी नहीं ले रहे हैं, टेंडर करके रखा लेकिन नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? अब आप पूछेंगे इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि शुरू में जो भारत सरकार का उपक्रम है HLL जो है, वहां से सप्लाई हमको इसलिए नहीं मिल पा रही थी क्योंकि हमारे केसेस, पॉजिटिव केसेस कोरोना के बहुत कम थे। हम प्रायोरिटी बने थे। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात में नंबर ऑफ केसेस ज्यादा थे, सप्लाई वहां ज्यादा हुई और उस कारण से हमको कम मिल रहे थे। ऐसी सूरत में हमने ये टेंडर किया, लेकिन जब HLL की सप्लाई और उसके साथ साथ में मेरा उन मित्रों से भी इस बात के लिए निवेदन है कि आप कोरोना वायरस के इस दौरान लोगों की सेवा करने में तो सफल नहीं रहे, उसमें आप लोगों का कोई योगदान रहा नहीं, उसमें आप लोगों ने अपने आप को कंसर्न फील नहीं किया। जब हिमाचल के लोग हिमाचल से बाहर फंसे हुए थे तब कहते थे कि उन लोगों को नहीं लाते। जब हमने लोग लाए, कुछ मामले बढ़े तो कहने लगे कि लोगों को क्यों लाए। ये वही लोग हैं जिनका कोई राजनीतिक दृष्टि से अपना कोई स्टैंड नहीं है। तो इसलिए मुझे उनके बारे में ज्यादा नहीं कहना है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि मेहरबानी करके ये दौर उस काम के लिए नहीं है, राजनीति के लिए नहीं है। राजनीति का दौर आएगा तो उस वक्त उस चीज को हम देख लेंगे। और हम भी राजनीति में जब जाते हैं तो ठीक है, उस वक्त की परिस्थितियां अलग तरह की होती है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में राजनीति करने की आवश्यकता नहीं। यही मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ा आज के इस सारी चीज को लेकर के कुछ बातें उनके दिमाग पे जो है वो जो डाली गई है, जो धुंधली पक्षी अध्ययन करना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए उनको ठीक प्रकार। अगर ये ली होती तो की परिस्थिति नहीं है। इसलिए ये उछल कूद अच्छी नहीं है। और हर बात को लेकर के आप ये मान करके चलें कि हम शोर डालेंगे और उस शोर का परिणाम ये होगा कि आप सत्ता में आएंगे, वो गलतफहमी है। लोग जो है अपने तरीके से सोचते हैं, लोग अपने तरीके से सारी चीजों को करते हैं। तो इसलिए मुझे इतना ही कहना है कि जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो तथ्य पर आधारित नहीं है, सिर्फ राजनीतिक मकसद से लगाए गए हैं और उनको हम सिरे से खारिज करते हैं। और ऐसी परिस्थिति में राजनीति उनको बंद करनी चाहिए, खासतौर से इस कोरोना वायरस की लड़ाई जब तक हम लड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना के संकट में अभी तक सर मंत्रिमंडल विस्तार की बात कहां तक पहुंची है? क्योंकि पोर्टफोलियो भी जारी हो गए हैं, उसमें आपके भाइयों का योगदान रहता है, क्योंकि पोर्टफोलियो भी वही बांध कर मेरे लिए कोई काम ही नहीं रखते हैं, सब कुछ वही कर देते हैं आजकल। सीएम साहब, आपने बोला कि ये बिना आग का धुआं है हेल्थ स्कैम, तो आप जरा बताएंगे कि फिर बिंदल साहब को इस्तीफा क्यों देना पड़ा, रूलिंग पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट को इस्तीफा क्यों देना? देखिए, मैं इस बात को लेकर बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं। इस्तीफे के लिए ना तो हमने कहा, और उन्होंने जब इस सारी चीज को देखा, मीडिया के अलावा दूसरे कुछ लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर मुझे सोचना चाहिए कि इस बात को इस तरह से जब लिया जा रहा है और ऐसी परिस्थिति में जो कुछ बातें, जो व्यक्ति जिसके साथ कन्वर्सेशन हुआ है वो उनके नजदीक है, उससे उनको जोड़ा जा रहा है, तो ऐसे में हमने कहा कि ये जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और नैतिकता को सम्मान करते हुए उन्होंने जो है अपने पद से त्यागपत्र दिया। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हमारी पार्टी हाईकमान है इन सारी बातों के लिए, ये प्रश्न उनके अधिकार क्षेत्र का है। मुख्यमंत्री जी, तो कन्वर्सेशन में दो आदमी, एक आदमी की गिरफ्तारी हो जाती है, दूसरे आदमी की गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? निश्चित रूप से देखो, कानून अपने तरीके से, कानून में जब 2018 में पीसी एक्ट अमेंड हुआ और अमेंड, लेने वाला भी दोषी है, देने वाला भी दोषी है। नॉट ओनली दैट, हाँ जी, देने वाले को जो प्रयास करता है उसे 7 दिन के भीतर वो जानकारी प्रोसिक्यूट, अगर 7 दिन के अंदर ऐसी जानकारी नहीं दी जाती है तो वो व्यक्ति भी बराबर का दोषी होता है, सजा का हकदार है। अमेंडेड एक्ट के तहत दूसरे आदमी की गिरफ्तारी अनिवार्य थी, क्यों नहीं हुई? देखिए, इस बात को लेकर के इसी के साथ दूसरा कि क्या उस व्यक्ति ने, उसने कहीं अपने आप को विसल ब्लोअर क्लेम किया है? क्या आपके संज्ञान में है
कि उसने आपके अधिकारियों को 2 बार फोन पर इस बारे में जानकारी दी थी? एक बात मैं कहना चाहता हूं, एक तो अभी तक मामला जो है वो इन्वेस्टिगेशन की परिधि में है और इन तमाम पहलुओं पर जांच हो रही है। किसको गिरफ्तार करना, किसको नहीं करना, यह जांच एजेंसी के अधिकार क्षेत्र में हमको छोड़ देना चाहिए। और मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, दोषी कोई भी होगा वो नहीं छूटे, इस बात की चिंता न करें। सर, बेल ऑर्डर बहुत क्लियर है, क्लियर भी लिखा गया है। देखिए, अभी तक मुझे अभी इतना कहना है, अभी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पहलू उसमें से मैं छोड़ देना चाहता हूं, क्योंकि जांच चल रही है तो जांच के दौरान सिर्फ जांच होनी है। कांग्रेस ने आज राज्यपाल को ज्ञापन दिया है, उसमें एक तो यह है कि सिटिंग हाईकोर्ट के जज से करवाई जाए सारे मामले की इंक्वायरी। सेकेंडली वो कहते हैं कि दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए एक व्हाइट पेपर जारी करे सरकार। ठीक है, उन सारी चीजों को लेकर के आप उनका वो देखेंगे क्या उन्होंने बोला है, लेकिन उसके बावजूद जो वो बोले वो सबको स्वीकार होगा ऐसा जरूरी नहीं है। उन्होंने अपनी बात कही है और उन सारी बातों पर हम देखेंगे उन्होंने क्या बोला है। लेकिन मैं बहुत सारी चीजों का जिक्र, कांग्रेस के राज के जिक्र हम करेंगे तो मुझे लगता है वो लंबी बात में उन सारी चीजों में बोल ही नहीं रहा हूं। अब आज तो हम सिर्फ एक बात को, फैक्चुअल पोजीशन मैंने आपको कहा, अगर इस मेल को आप पढ़ेंगे, इस मेल को पढ़ेंगे, इसमें ही आपको स्पष्ट सारी चीजों का जवाब मिल जाएगा। जिसका एक क्वेश्चन हो गया तो हमने कहा आओ होटल में रही, वो पॉजिटिव नहीं है, वो क्वारंटीन होना, उसके बाद उसका टेस्ट होना, उसके बाद वो उस तरह से रह सकता है। और पेड क्वारंटीन पूरे देश के मैक्सिमम राज्य ने शुरू कर दिया है। जो आदमी अफोर्ड कर सकता है वो पेड क्वारंटीन में रह सकता है। उसी दृष्टि से हमने इस बात को कहा है। और हेल्थ एंड वेलनेस टूरिज्म की दृष्टि से जो है हमने जो बात कही है, तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में भी हम उम्मीद करते हैं कि हिमाचल इज वन ऑफ द सेफ डेस्टिनेशन फॉर टूरिस्ट। आज भी लोग पूछ रहे हैं कि अगर हम आना चाहें तो आ सकते हैं, लेकिन हमने कहा कि अभी तक जो है हमने टूरिस्ट के लिए हिमाचल अभी तक नहीं खोला है। जब ये दौर ठीक हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, उसके बाद अगला प्लान करेंगे। हमारा सर कितनी हाइड्रोक्लोरोक्वीन यहाँ से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं? देखो, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की अगर आप बात करें, मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उसमें दे रहा है। हमारी 5-6 जो हमारी फार्मा यूनिट्स हैं जो देश के अंदर भी इस कमी को पूरा कर रही हैं, और उसके साथ साथ में देश के बाहर अमेरिका तक जो है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जा रही है। और वो दवाई जो है वो खासतौर से जो हमारे कोरोना के पेशेंट्स के लिए, कोरोना के पेशेंट के साथ जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उनको भी दी जाती है, ताकि वो इस वायरस की चपेट में न आए, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो स्ट्रेंथन हो गई। सर, हिमाचल में 70-80 हजार लोग होम क्वारंटीन में और उनमें बहुत सारे पॉजिटिव आ रहे हैं कांगड़ा से, हमीरपुर से। तो डोंट यू थिंक इट्स अ थ्रेट फॉर द स्टेट इन द कमिंग डेज, एंड हाउ डू यू हैंडल इट? देखिए, तो होम क्वारंटीन के नियम हमने बहुत सख्त किए हैं और उसमें बहुत बड़ी गुंजाइश तो नहीं है इस तरह से कि भी वहां पूरा गांव ही उससे प्रभावित हो सकता है। लेकिन कुछ जगह लापरवाही की इस तरह के मामले ध्यान आए, जिसके कारण जो है वो उनके कांटेक्ट में आगे भी उसमें जो है केसेस जो है पॉजिटिव हुए हैं। जैसे चंबा का एक केस आया, खुद पॉजिटिव होकर गया, बच्ची 2 साल की वो जो है वो पॉजिटिव पाई गई, बाद में पत्नी भी, और उसके बाद 3 दोस्त उसके। ऐसे इंसिडेंट बहुत ज्यादा नहीं, 2-4 हैं, 2-3-4 हैं, ज्यादा नहीं है। लेकिन होम क्वारंटीन में बहुत मामले नहीं निकल रहे हैं। अब जो मामले निकल रहे हैं वो मामले सिर्फ बाहर से जिन लोगों को ला रहे हैं, जहां वायरस का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, मुंबई है, अहमदाबाद है, दिल्ली है, ऐसे स्टेट है जहां से जो लोग वापस आ रहे हैं और इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन में है, और इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन में जो है रखे गए हैं, वहां पर ज्यादा मामले निकल रहे हैं। अदरवाइज बहुत आइसोलेटेड केसेस निकल रहे हैं, बहुत आइसोलेटेड, गांव में बहुत आइसोलेटेड केसेस हैं। सर, कम्युनिटी ट्रांसमिशन हिमाचल में हो रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूं कि अभी तक नहीं हो रहा है। क्या मैं थोड़ा देर कहना चाहूंगा, ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन का जो मामला है ये एक रिसर्च का विषय होता है। इसमें आईसीएमआर के माध्यम से, आईसीएमआर की कल परसों ये स्टेटमेंट आई थी, अभी तक कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। सुनिए, देश में हुआ, मुंबई में हुआ।
सर जो यूटिलाइज मनी है 12,500 करोड़ उसको कैसे खर्च करेंगे? बिना ट्रैवल हिस्ट्री के देखो हो रहा है, दैट इज द ट्रांसमिशन। आप देखिए हिमाचल में लगभग 99% केस हमने ट्रेस कर दिए, कहाँ पे हुआ है कहाँ से नहीं हुआ है। कुछ ऐसे कुछ लोग होते हैं या ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपनी पूरी हिस्ट्री नहीं बताई है, हमें उसके बारे में फुल कॉन्फिडेंस नहीं है, सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। ICMR इस बारे में फर्दर स्टडी करने जा रहा है बड़ी जल्दी, वो स्टडी पूरे राष्ट्र स्तर पे होगी, उस पर इस बात का पता लगेगा जो आपने कहा है तो उनकी ट्रांसमिशन करवाया। सर अनयूटिलाइज मनी है जो 12,500 करोड़ उसको कैसे खर्च करने के प्लान है आगे? वो प्लान हमारा चल रहा है, हर डिपार्टमेंट की रिव्यू मीटिंग्स हो रही है और उन डिपार्टमेंट्स को कहा जा रहा है जो अभी तक पैसा उनके पास उपलब्ध है, खर्चा नहीं हुआ है, उसको खर्च करने के लिए जो है डेवलपमेंट एक्टिविटीज में प्लान करें और तैयारी शुरू हो गई है। काम भी शुरू हो गया। ठाकुर साहब जिसने अभी तक क्वेश्चन नहीं किया है ये अभी आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश में और आ रहे हैं, ये तो 12,000 ज्यादा नहीं। अब हमने जो ट्रांसपोर्टेशन का जो अरेंजमेंट करके जिन लोगों को लाने का वो काम लगभग पूरा कर। अब जो लोग आ रहे हैं आइसोलेटेड लोग आ रहे हैं, थोड़े लोग आ रहे हैं, पास की व्यवस्था से आ रहे हैं। प्रदेश सरकार ने फिजूल खर्ची को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं इन 2 महीने? व्हाट इज द प्लान? सरकार ने फिजूल गाड़ी खड़ी है, सभी अधिकारियों की गाड़ियां खड़ी है सब जगह एक जगह। लॉकडाउन के दौरान देखिए मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो एक्सपेंडिचर हमारा इन सारी चीजों में होता है गवर्नमेंट मशीनरी के इस पे होता था, वो तो पूरे देश भर में बचाव उसका हुआ है, लेकिन आने वाले समय में भी हम इकोनॉमी कट कहाँ कर सकते हैं और उन सारी बातों को लेकर के हम काम कर रहे हैं और मैं उन सारी चीजों की डिटेल आप सबके बीच में जो है जल्दी दूंगा। कोशिश की है अपने, उसमें हमने कोशिश किया है पर्टिकुलरली 2-3 चीजों को लेकर के कि पूरे प्रदेश भर में डेवलपमेंट एक्टिविटीज प्रभावित ना हो, जो हमारे पास अनस्पेंट मनी पड़ी है उसके माध्यम से डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हम सुचारू रूप से चलाना चाहेंगे। सर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन जो पूरे प्रदेश में है उनमें सुविधाओं की बहुत कमी है और कई जगह तो ऐसे मामले सामने आए जैसे उड़नी में अभी जो पिछले कल पॉजिटिव मामले आए हैं वहीं पर सर रेड जोन से आए हुए और ऑरेंज जोन से आए हुए लोग साथ रख दिए गए और सबसे बड़ी वहाँ पे होम क्वारंटीन में जो महिला भेजी गई थी उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन जबरदस्ती किया गया और वहाँ पे सर उड़नी में बहुत खराब हालत है और एक लड़के ने वहाँ का वीडियो भी बना के डाला था, लेकिन उसको ये कहा गया कि ये कुछ डिमांड कर रहा था हम पूरी नहीं कर सके इसलिए हमें बदनाम किया गया। इसी में ऐड करते हुए मैं एक सवाल जानना चाहूंगा जो आपने कहा जैसे पीपी किट और आपके पास सफिशिएंट मात्रा में है। रिसेंटली एक डॉक्टर्स का ग्रुप है, उन्होंने एक लेटर लिखा है, आई हैव ट्राइड टू स्पीक, कुछ अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की है, जो शिमला में ही उनको पीपी किट नहीं मिली, बेसिक चीजें नहीं मिली। जब वो लेटर अधिकारियों तक पहुंचा तो उनको पेंडेमिक एक्ट के नाम पे उनको धमकाया गया। बेसिकली जो चीजें हैं जो जमीनी स्तर पे उसमें और व्हाट यू आर सेइंग डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस बिल्कुल भी। देखिए मैं एक बात कहूं, खुद चिट्ठी लिखी है, पीपी किट देखिए हर वक्त डॉक्टर पहन करके बैठेगा और उसको पहन करके ही चलेगा, ऐसा नहीं है। पीपी किट की आवश्यकता पर्टिकुलरली जब आपको ऐसे पेशेंट के साथ जो पॉजिटिव पाया गया हो उसकी ट्रीटमेंट से रिलेटेड है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ उस वक्त है, चाहे वो पुलिस का कर्मचारी है, चाहे वो सफाई कर्मचारी है, उनको उपलब्ध कराना बहुत आवश्यक है। और सभी लोगों को पीपी किट देना न किसी देश में होता है न किसी प्रदेश में होता है। और ऐसी परिस्थिति में हम ये कह रहे हैं कि जहां जरूरत है, जिस काम के लिए जरूरत है, वहां वो पीपी किट हमारे पास उपलब्ध है, दी जा रही है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जहां हमको लगता है कि ये सिम्टोमेटिक लग रहा है, थोड़ा भाई इसको लग रहा है, तो वहां पर उस सारी चीज को लेकर के एहतियात के तौर पर जो चीजें करने की है वो हम कर रहे हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से कर रहे हैं। लेकिन पीपी किट सभी जगह बहुत इस प्रकार से हर वक्त डॉक्टर को देनी है, हर जगह देनी है, वो संभव नहीं है और व्यवहारिक भी नहीं है, उसकी आवश्यकता भी नहीं है। जहां तक उन्होंने किन्नौर की बात कही, जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन की बात की, तो मुझे लगता है कि इतना जरूर है कि देखिए बहुत बड़ी सुविधाएं ऐसी जगह हो पाएंगी ऐसा संभव नहीं है।
लेकिन फिर भी बेस्ट पॉसिबल जो हो सकता था वो हमने करने की कोशिशें की। कहीं कमी होगी, कोई परेशानी रही होगी तो उस बात को लेकर के स्वाभाविक रूप से कुछ जगह तो जो क्वारंटीन में हमने रखे तो वो सुबह कॉर्नफ्लेक्स मांगने लगे कि हमको ब्रेकफास्ट में ये चाहिए, हम तो ये खाते हैं। नहीं, जो मेरा सवाल है सर, वो हमने नहीं कहा, वो डॉक्टर्स ने खुद सवाल उठाए। मैं इस बात को पता करूंगा मैं, लेकिन डॉक्टर्स के साथ हमारा इंटरेक्शन रोजाना होता है, बातचीत होती रहती है। ऐसा कहीं भी इस प्रकार से विषय नहीं आया कि जहां पीपी किट की जरूरत है और वहां पर उपलब्ध नहीं कराई। वो हम कर रहे हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से कर रहे हैं, लेकिन पीपी किट सभी जगह बहुत तो इस प्रकार से हर वक्त डॉक्टर को देनी है, हर जगह देनी है, वो संभव नहीं है और व्यवहारिक भी नहीं है, उसकी आवश्यकता भी नहीं है। जहां तक उन्होंने किन्नौर की बात कही, जो इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन की बात की, तो मुझे लगता है कि इतना जरूर है कि देखिए बहुत बड़ी सुविधाएं ऐसी जगह हो पाएंगी ऐसा संभव नहीं है, लेकिन फिर भी बेस्ट पॉसिबल जो हो सकता था वो हमने करने की कोशिशें की। कहीं कमी होगी, कोई परेशानी रही होगी तो उस बात को लेकर के स्वाभाविक रूप से कुछ जगह तो जो क्वारंटीन में हमने रखे तो वो सुबह कॉर्नफ्लेक्स मांगने लगे कि हमको ब्रेकफास्ट में ये चाहिए, हम तो ये खाते हैं। नहीं, जो मेरा सवाल है सर, वो हमने नहीं कहा, वो डॉक्टर्स ने खुद सवाल उठाए। मैं इस बात को पता करूंगा मैं, लेकिन डॉक्टर्स के साथ हमारा इंटरेक्शन रोजाना होता है, बातचीत होती रहती है। ऐसा कहीं भी इस प्रकार से विषय नहीं आया कि जहां पीपी किट की जरूरत है और वहां पर उपलब्ध नहीं कराई।